हेलो एवरीवन, शाली शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइज आज की इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बम्पर वैकेंसी आई हुई है पंचायती राज विभाग में। सो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज विभाग में जो बम्पर वैकेंसी जेई पद के लिए आई है वो जेई पद का जॉब प्रोफाइल्स क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या होगा, क्या जॉब परमानेंट है या फिर उसके बाद टेम्पररी बेस्ड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, क्या है सारी सिचुएशन। तो एवरीथिंग वी विल नो इन दिस वीडियो। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ा सीधा मुद्दे हम बात करेंगे। देखिए जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा 26,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन मतलब पास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा 2020 से लेकर 2026 तक। 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में फुल डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपया पास किया गया है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है पंचायती राज विभाग के अंडर में ही आता है। तो अब इसी जो प्रोजेक्ट है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी आई है जेई के लिए। तो यहाँ पर जेई का जो पद है अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसका सारा कुछ जॉब प्रोफाइल्स वगैरह क्या होने वाला है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल्स क्या होगी। मतलब जब आप जेई बनेंगे पंचायती राज विभाग में, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि 1875 पद आया है, 25 पद पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आया है। 1 जून से उसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है, 15 जून तक लास्ट डेट है। सो अब अगर इसमें आप जेई का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल्स क्या रहेगा। तो हम आपको बताते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल्स है आपकी, वो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए नाली बन रही है, कोई रोड बन रहा है, कोई सड़क मतलब चक्रोट टाइप खड़ंजा बिछ रहा है, या फिर कह लीजिए आजकल जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक गांव में खुदाई करके पाइप बिछाया जा रहा है कि पेट्रोल टैंक कि पानी टंकी बनेगी और उस पानी टंकी से हर एक घर में टोटी लगेगा, वहां तक सप्लाई जाएगा वाटर का। सो ये सब जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो इन सब प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए, आर्किटेक्ट वाला काम करने के लिए यहाँ पर जेई को अपॉइंट किया जाएगा। अब ये जो जेई है सिविल ब्रांच से रिलेटेड आएंगे, मतलब कि सिविल ब्रांच में यही पढ़ाया जाता है कि नाली रोड चक ये सब कैसे बनाया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो आप अगर यहाँ जेई बनते हैं तो आपका काम रहेगा, जैसे कोई किसी मान लीजिए गांव में कोई भवन बन रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, तो उस पंचायत भवन में कितने पैसे लगेंगे, उसका क्या डिजाइन होगा, ये सभी चीजें आपको बना करके देना होगा। तो यही आपका जॉब प्रोफाइल्स होने वाला है। मतलब कि जैसे नाली बन रही तो नाली का रूपरेखा तैयार करेंगे, कोई रोड बन रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, मेजरमेंट करेंगे कितना उसमें क्या मटेरियल लगने वाला है। तो यही सब चीजें आपको करना होगा। अदरवाइज इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब कि आप क्या करेंगे कि देखिए प्रधान के अंडर में रहेंगे या हो सकता है सेक्रेटरी के अंडर में रहेंगे और आपस में लोग मिल करके, मान लीजिए कोई रोड बनाना है तो प्रधान के अंडर में अगर रोड बन रही है तो उस रोड का रूपरेखा आप ही को तैयार करना होगा। सो इस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल्स होने वाला है। समझ गए होंगे आई होप कि आपका जॉब प्रोफाइल्स क्या होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है जॉब प्रोफाइल्स तो हमारी ये है, हमको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर हम जॉब क्यों करेंगे। तो चलिए सैलरी के बारे में डिटेल में समझते हैं। अब देखिए जो सैलरी है हमारी, सैलरी हमको 2% मिलने वाली है। अब आप कहेंगे सर 2% किसका 2%? तो आपको बता दें कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि आपको एक नाली बनवानी है, तो उस नाली का टोटल खर्च मान लीजिए 5 लाख रुपया है या कह लीजिए कि 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख का 2% आपको सैलरी मिलेगी। तो उसमें भी 2 बांड है। पहला बांड है कि अगर आप उस नाली से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर वाला काम करते हैं, सिर्फ रूपरेखा तैयार करते हैं, तो आपको 1% मिलेगा। और अगर आप एमबी बुक में उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसको लिखते भी हैं, तो आपको 1% और सैलरी मिलेगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर एमबी बुक क्या होता है। तो एमबी बुक का मतलब होता है मेजरमेंट बुक, जो कि सिविल वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो मेजरमेंट बुक में अगर सारी चीजें आप रिकॉर्ड भी करते हैं, लिखते भी हैं, तो 1% उसका मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप रूपरेखा तैयार करके छोड़ देते हैं तो उसका 1% मिलेगा। और अगर दोनों कार्य आप ही करते हैं तो आपको 2% मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 10 लाख का प्रोजेक्ट का 2% आपको मिलेगा। तो मतलब 10 लाख का 2% कितना हो गया, 2/100 से अगर 10 लाख को कैंसिल करते हैं तो मतलब कि 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए बात यह है ना कि हमेशा तो कार्य होता नहीं रहेगा कि हर महीने में ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। जैसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, मान लीजिए नाली बनना स्टार्ट हो गया, तो 4-6 महीने लगेंगे ना उसको बनने में, तो उसके बाद ही कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मतलब सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी नहीं है। अब 10 लाख का प्रोजेक्ट बहुत हो गया गाँव घर के लिए, और इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई भवन बन रहा है, मात्र 1 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा। तो समझिए कि 1 लाख का 2% मतलब मुश्किल से 2,000। तो यही सैलरी आपको मिलेगी। बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी नहीं है, वो भी
कंटिन्यू नहीं मिलेगी, बीच बीच में रुक रुक के मिलेगी। हाँ, अगर ज्वाइनिंग हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इनकम करते रहेंगे। और भी चीज़ें होती है, जैसे थोड़ा सा ऊपर ही आमदनी वगैरह होने लगती है, यहाँ वहाँ से आप कोई चीज़ बेच दिए, कुछ कर लिए, तो ये सब तो मतलब करप्शन वाली चीज़ें हो गई, इस पर फोकस नहीं करना। वी हैव टू फोकस प्योरली ऑन द सैलरी। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में सैलरी क्या होने वाली है। तो सैलरी आपकी कंटिन्यूसली नहीं मिलेगी। हाँ, जब जब प्रोजेक्ट कोई आप रन करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो उस काम का आपको पैसा मिलेगा। और वो भी मान लीजिए 4 महीने के लिए प्रोजेक्ट चला तो अब 4 महीने तक कोई पैसा नहीं है, अगले 4 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी। सो बहुत अच्छी खासी सैलरी नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये क्या परमानेंट है या फिर हम इसमें रहेंगे तो टेम्परेरी बेस पे रहेंगे, क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आप 3 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 साल और आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाएगी। और उसके बाद लिखा है कि आपका अगर काम सब कुछ सही रहा तो 1 साल के लिए आप रीवैलिडेट करते चले जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब कि पहले 3 साल के लिए तो फिक्स रहेगा कि आप अपॉइंट हो गए, फिर 2 साल आपकी जो टेन्योर है या कह लीजिए कि समय है उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो 1-1 साल रिन्यूएशन मतलब होता है, रिन्यूअल होता रहेगा। रिन्यूअल मतलब कि आप ऑटोमेटिकली अगले साल के लिए अपॉइंट होते रहेंगे। जब तक आपका काम बढ़िया रहेगा तब तक आप रहेंगे। अगर आपका काम खराब हुआ, कहीं आप धोखे से पकड़े गए, कोई करप्शन करते हुए पकड़े गए या कहीं आप कोई किसी भी तरह से आप अगर खिलाफ गए तो फिर उसके बाद आपको हटाया जा सकता है, यही है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, टेम्परेरी टाइप कह सकते हैं, लेकिन परमानेंट भी है। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है, अगर एवरीथिंग इज गुड, तो आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे। या फिर इसमें होता क्या ना, एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि जो हमारे ऊपर के लोग होते हैं ना, उनसे बड़ी पकड़ बना के रखनी होती है, बहुत उनको सम्मान रिस्पेक्ट वगैरह देना होता है, अदरवाइज आपको निकाल सकते हैं। सो यही सब चीज़ें हैं इसमें। तो आप समझ लीजिए ये तो परमानेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेरी वाला भी फील इसमें आता है, ठीक ना। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन जो अगर आप हर साल रिन्यूअल आपका लेते रहेंगे तो परमानेंट ही रहेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पर है कि यहाँ पर परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि अगर आप डिग्री लिए हैं, मतलब बीटेक किए हैं, तो आप इसमें ज़्यादा आपका चांस है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपके लिए नंबर बढ़ा के मिल रहे हैं। तो सबसे पहले कि आपके पास जो इसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, कि सिविल ब्रांच से या आर्किटेक्ट ब्रांच से या तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 सालों का, या फिर बीई या बीटेक होना चाहिए। तो आप बता दें कि अगर आप बीई या बीटेक हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप डिप्लोमा है तो 10 नंबर मिलेंगे। तो यहीं से देखिए कि आप आगे निकल गए। अब अगला बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहले आपका परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका टोटल परसेंटेज कितना है। तो अगर आपका परसेंटेज 40% के नीचे है तो या 40% तक है तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हाँ 41% से लेकर 80% तक आपका जो मार्क्स है तो आपको मिलने वाले हैं 40 मार्क, मतलब टोटल 40 मार्क्स। कुल मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि 1% पे 1 मार्क मिलेगा आपको। और 81 से 100% के बीच में है तो भी आपको फुल मार्क्स 40% ही मिलेगा, ठीक है ना। तो या तो आप 80 रहें या फिर 81 रहें, आपका 40 नंबर ही मिलने वाला है। और 1% पे समझ लीजिए कि 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद अगर जैसे कि पहले बता दिए कि डिग्री है तो 20 नंबर, डिप्लोमा है तो 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको 1 साल से लेकर के 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। और अगर 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो 30 मार्क मिलेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो इस तरह से एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा रोल अदा यहाँ पर कर रहा है। अब यहीं पर देखिए, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, यहाँ पर डिग्री वालों को 20 नंबर मिल गया, आपको 10 नंबर मिल गया, लेकिन एक्सपीरियंस में अगर ज़्यादा है आपके पास तो आप यहाँ से उसको डिफीट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। आगे आपको और बता दें, और भी इसमें अभी क्राइटेरिया है, ऐसी बात नहीं है कि इतना खत्म हो गया। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी या स्टेट लेवल या एबव स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोई है तो 5 नंबर मिलेगा आपको। और अगर एनएसएस क्या होता है, नेशनल सर्विस स्कीम होता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके अंडर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सिखाया जाता है। तो अगर आपके पास एनएसएस या एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, पहले वाले में हम बताए थे एनसीसी सी सर्टिफिकेट, लेकिन दूसरे वाले में एनसीसी बी सर्टिफिकेट है और या फिर स्काउट गाइड है तो आपको मिलेगा 3 नंबर। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिवीजन लेवल का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का, तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, या फिर तो आपको यहाँ 3 नंबर मिलेंगे। वहीं हम जो बताए हैं एनएसएस, एनसीसी बी, स्काउट गाइड या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन
यूनिवर्सिटी लेवल तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ओ लेवल फ्रॉम नीलेट और कंप्यूटर कोर्स या सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैविंग ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर, या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जैसे ओ लेवल सर्टिफिकेट हो गया जो कि नीलेट से हो, मतलब नीलेट आप जानते हैं कि एक डिग्री यूनिवर्सिटी टाइप है, वहाँ से आपको डिग्री मिलती कंप्यूटर की। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो आपको 5 नंबर यहाँ पर अलग से मिलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में नंबर कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। डिग्री या डिप्लोमा है तो डिग्री वालों को 20 नंबर, डिप्लोमा वालों को 10 नंबर। उसके बाद परसेंटेज अगर 40% से 80% के बीच में है, मतलब 41% से 80% के बीच में है तो 40 नंबर मिलेंगे, और अगर 81 से 100 के बीच में है तो भी 40 नंबर मिलेंगे। मतलब 1% पे 1 नंबर मिलेगा आपको अगर 40 से ऊपर है। मान लीजिए आपका 60% है तो 60% का मतलब आपको मिलेगा 20 नंबर, क्योंकि 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 20 नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 5 नंबर, अगर एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट बी वाला है तो आपको मिलेगा 3 नंबर, या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यही है क्राइटेरिया जिससे कि आप सिलेक्शन लेंगे। और इसके अलावा बता दें कि अब हम अपने दिल की बात आपको बताएं कि एक्चुअल में यह जॉब ना बहुत अच्छी जॉब नहीं है। हाँ, आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ये समझिए कि टाइम का वेस्टिंग है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी भाई इस समय बेरोजगारी में जो मिले उसको ले लीजिए। तो कहने का मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं हुआ तो पूरा एकदम 3 दिन खाना नहीं खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, हो जाता है तो ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए एक और बॉन्ड है ना, इसमें कहा है कि आप अगर यहाँ सिलेक्शन ले लेते हैं तो कहीं और आपको जॉब नहीं करना होगा। तो ये एक बॉन्ड है, तो एक गलत चीज़ है। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें कहा गया है कि अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो कहीं और जॉब नहीं कर सकते, तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाती है ना, कि यहाँ से तो हमारा खर्च चलने वाला है नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप इस वीडियो में हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, आप सारा चीज़ समझ गए हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो का करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। वन मोर थिंग्स स्टूडेंट्स कि आपसे हमने पूछा था कि भाई ब्लॉग चैनल हम ओपन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने आंसर दिया था कि हाँ सर आप ओपन कर सकते हैं, अच्छा कमेंट आया था। तो इस वीडियो में भी एक बार आपसे हम पूछ लेते हैं भाई, अगर कोई उस वीडियो को ना देखा हो तो इस वीडियो में आप बताइएगा ब्लॉग चैनल, क्योंकि हम आज नहीं कल फिर लिंक देंगे ब्लॉग चैनल का, आप लोग उस पर भी जाके सपोर्ट करिएगा, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल में आप कमेंट करिएगा कि ब्लॉग चैनल चाहिए कि नहीं। देखिए क्योंकि बात है ना कि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि अभी बीच में ही इंटरव्यू देने गए थे तो एजुकेशन से रिलेटेड, अब वहाँ पर हमको लगा कि ब्लॉग बनाना चाहिए था कि इंटरव्यू कैसे होता है, उसमें कैसे कैसे पैनल बैठाया जाता है, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसका डेमो क्लास कैसे दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें आपका जॉब एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखा जाता है। तो एवरी थिंग्स वहाँ पे हमने किया था ये सब, तो हमने सोचा कि इस सब का ब्लॉग भी बनाए, लेकिन चैनल ही नहीं था हमारे पास कोई ब्लॉग वाला, तो इसीलिए नहीं बनाए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि चैनल बनाना ही चाहिए कि नहीं। हमारे हिसाब से तो बनाना ही चाहिए। आपका अगर एक कमेंट आ जाएगा पॉजिटिव तो हम थोड़ा और मोटिवेट हो जाएंगे और फिर अच्छे से कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप बताइएगा जरूर।